जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन सेशन जो कि रहने वाला है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आपका आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट 2। और आउटपुट डिवाइसेस लगभग आपकी समाप्ति की ओर हैं और आज की ही क्लास में हम अपनी पेरीफेरल डिवाइसेस को पढ़ करके अपने इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर रहे होंगे। फिर आप किसी भी बुक को आंखें बंद करके उठा लेना और वहां से आप इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के क्वेश्चन को लगाइएगा, तो आप देखेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन, या मैं कहूँ लगभग सारे ही सवाल आप यहाँ पर बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नरेश तेवतिया जी जुड़ चुके हैं, लवकुश जी जुड़ चुके हैं, खुशबू जी हैं, रॉक सैनी हैं, दीपक रहे, वरुण हैं, तेजपाल, मौसमी, अनुज, नितेश, रोशन, अनिकेत, राजेश, मोहम्मद कैफ, सूरज, विशाल, अक्षय, सचिन, मोनिका, सनी, रामू, अमन, स्नेहा, प्रशांत, सर्वेश्वर, रिया, सुमित, अनुराग, किरण, पीयूष, चयन, शिवम, अखिल, काजल, विकास, प्रेम सागर, दिनेश कुमार, पवन, शिव कुमार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। ठीक है, बाकी सभी के नाम नहीं ले सकते, रोज मैं आपको ये बात बताता हूँ, है ना। तो इस चीज़ से किसी को भी ये नहीं होना कि मेरा नाम नहीं लिया गया। ठीक है जी, तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। एकदम सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और कल की क्लास में जो हमने बात जानी थी वो जानी थी प्रिंटर के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रिंटर से भी एक, प्रिंटर का ही एक और टाइप होता है आपका, जिसे हम कहते हैं प्लॉटर। क्या, जिसे हम कहते हैं प्लॉटर। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे प्लॉटर की। लेकिन प्लॉटर से भी पहले आपके दिमाग में एक क्या है कि खिचड़ी पक रही है, बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में हैं और उन डाउट के चक्कर में आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, या जितने एफर्ट्स के साथ आपको क्लासेस लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अगर हम सो रहे हैं, है ना, और हम सो रहे हैं और अगर हमें हमारी चादर में कुछ ऐसा लगे कि कुछ चुभ रहा है, तो भले ही वो ना चुभे लेकिन हमारे मन में एक खटपट सी लगी रहेगी और हम सो नहीं पाते चैन से। वैसे ही जब तक आपके दिमाग में डाउट बने रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे फुल फोकस के साथ। तो क्या डाउट है जी, देखते हैं आपके मन के कुछ सवाल। क्या हमें करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है? क्योंकि हमारे बीएसएफ एचसीएम वाले बैच में करंट अफेयर की क्लास दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बाय मिस्टेक ऐड हो गई है, इसे हम हटवा देंगे। आपको करंट अफेयर की क्लास नहीं लेनी। और ये सवाल कोई पूछने वाला सवाल नहीं था। आपको आपका सिलेबस पता है, सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी आप लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो परेशान आपको नहीं होना है। ये आपका जो करंट अफेयर की क्लास है ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, इसके बाद टाइपिंग की तैयारी कब से शुरू करें, वीडियो लेकर के आइए। टाइपिंग क्या होती है, कैसे होती है, सभी चीजों के बारे में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी आपकी टाइपिंग नहीं होनी। यदि आपका पहले पेपर होता फिर टाइपिंग होती तो मैं कह भी सकता था, लेकिन आपको पता है सबसे पहले आपका फिजिकल है, फिजिकल की डेट आएगी, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद पेपर की डेट आएगी, फिर पेपर होगा, तब जाकर के कहीं आपकी टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग में अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो टाइपिंग को अभी आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और बचे समय में अपनी इस क्लास को करिए। ठीक है, तो आपको अभी टाइपिंग के लिए नहीं करना है। टाइपिंग की वीडियो कब आएगी? जैसे ही आपके फिजिकल वगैरह रिजल्ट आ जाएगा, टाइपिंग की कुछ डेट वगैरह पता लगेगी, तब आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आई जाएगी। किसकी? टाइपिंग की। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा आपका, है ना। एक बहुत बड़ा डाउट आप लोगों के मन में रहता है कि सिलेबस कब खत्म होगा। तो ये सवाल ही क्या है, आपका निराधार है। ये सवाल एक स्टूडेंट को पूछना ही नहीं चाहिए, है ना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि सिलेबस कब खत्म होगा, ये बात तब तो समझ में आती है जब सिलेबस को चलते चलते 4 महीने हो गए। लेकिन जहां सिलेबस होते हुए अभी 1 वीक नहीं हो पाया और आप ये पूछना चाह रहे हो कि सिलेबस कब खत्म होगा, तो भाई आई एम सॉरी बट आप सिलेक्शन के लायक नहीं हो। क्योंकि यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सिलेक्शन भी नहीं ले सकते। क्योंकि आज के समय पर सिलेक्शन को लेने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2019 में पेपर दिया और ज्वाइनिंग 2000
2024 में मिली। यदि उनके अंदर धैर्य नहीं होता, यदि वो पढ़ाई को छोड़ देते, तो शायद वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो ये सवाल आपको किसी भी क्लास में किसी भी टीचर से नहीं पूछना है कि सिलेबस कब खत्म होगा। जब भी सिलेबस खत्म होगा आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आज आपकी मैथ की क्लास हुई है या नहीं हुई है, तो रोज सुबह आपके ही टेलीग्राम डाउट ग्रुप में एक आपका मैसेज डाल दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कौन सी क्लास आज होगी, कौन सी क्लास आज नहीं होगी। तो वहां पर मैथ की क्लास में आपको क्रॉस मिल जाएगा, तो नहीं होगी, क्यों ही परेशान होना है। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढो चीजों की। मैं ये रोज रोज आपके लिए लेकर के नहीं आ पाऊंगा, है ना, क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी खत्म करना है। लेकिन अपने आप को जितना कम दुविधाओं में पालोगे उतना जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे, और आप जितने ज्यादा इन छोटी छोटी डाउटों के चक्कर में पड़ोगे उतना सिलेक्शन से आप दूर चलते चले जाओगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड कब से शुरू होगा, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था जब क्लास शुरू भी नहीं हुई थी कि क्लरिकल एप्टीट्यूड को मैं ही करवाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर के सिलेबस को खत्म हो जाने के बाद। ठीक है जी, तो क्लरिकल एप्टीट्यूड कब होगा ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश आनी है उस इंग्लिश को आप पढ़ाओगे या रिंकू सर पढ़ाएंगे, और यदि रिंकू सर पढ़ाएंगे तो क्या अभी जो इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं हमें वो सारी क्लासेस लेनी है या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपके रहने वाले हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आपको सारे के सारी क्लासेस नहीं लेनी है। ठीक है, तो क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश आएगी उसके लिए पूरी इंग्लिश पढ़नी है, उसे आप करवाएंगे या रिंकू सर की क्लास देखनी है, ये आपको डाउट था। तो क्लास रिंकू सर की ही होगी, लेकिन उसे मैं नहीं करवाऊंगा, रिंकू सर करवाएंगे। और उसमें जो आपके दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हैं आपके, एक तो स्पेलिंग के लिए, है ना, स्पेलिंग चेक, कौन सी स्पेलिंग सही है कौन सी गलत है, और एक होता है एरर फाइंडिंग, है ना। तो इसके लिए आपको रिंकू सर क्लासेस करवाएंगे और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कब करवाएंगे, या मैं ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक होता है आपका डाउट कि रोज क्लास के लास्ट में 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया कीजिए। देखिए, आपका ये सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि अगर मैं आपको रोज जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन साथ के साथ कराता जाऊं तो आप खुशी से उछल जाते हो, है ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, नो डाउट। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये कोई बहुत बड़ा टास्क है कि मैं आज की ही क्लास में आपको क्वेश्चन कराऊं और आप उसके आंसर हल्के हाल दे दें? क्या ये कोई बड़ा टास्क है? नहीं है। अगर ऐसा मैं आपके घर पे रहने वाले 5वीं क्लास के बच्चे के साथ करूं तो वो भी आंसर दे देगा। तो अपने आप को उन आंसरों को दे करके कॉन्फिडेंस आना अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक चीजें चलें ऐसा जरूरी नहीं है। लंबे समय तक कब चलेंगी कि जब मैं आपको पहले पढ़ा दूं पूरा चैप्टर, उसकी एक इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, फिर आपका उसका रिवीजन करें, फिर मैं एक दिन कोई आपका प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊं और उसमें मिक्स क्वेश्चन हो, उसमें अभी तक के पढ़े हुए मिक्स क्वेश्चन हो और फिर उन्हें आप करो, तो तब आपका ज्यादा जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये आपकी नहीं होंगी। इसके बाद एक और डाउट, मॉक टेस्ट आपके कब से शुरू होंगे? मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आपका जो अब इस बार सैटरडे आएगा उस सैटरडे से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका सैटरडे आएगा इसी उसमें आपके मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। अब मैं किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज ना देख लूं कि सर जितने डाउट मैंने क्लियर किए इनके अलावा, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मैसेज नहीं जाते। रात 8 PM से लेकर 10 PM के बीच में यदि आप मैसेज करोगे तो मैसेज जाएगा। 1 घंटे में एक ही मैसेज कर सकते हो। अगर इसके बाद दूसरा मैसेज करना है तो आपको 1 घंटे वेट करना पड़ जाएगा। अब यदि इस क्लास को देखने के बावजूद भी आप में से किसी ने भी इसमें से कोई सा भी डाउट पूछा तो वो व्यक्ति सीधा आपका क्या है, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि डाउट ग्रुप बनाया गया है जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करने के लिए, ना कि आपकी इन सभी बातों के लिए। और फिर आप लोग ये भी लिखते हैं कि हमें तो कोई जवाब ही नहीं देता। भाई सवाल पूछोगे, बहुत सारे मैसेज ऐसे होंगे, इस डाउट ग्रुप का क्या फायदा जब कोई जवाब ही नहीं देता। उसने अपना सवाल नहीं पूछा, बस औरतों की तरह एक टोंट कस दिया कि इस ग्रुप का क्या फायदा। भाई मेरे सवाल तो पूछो, तब तो कोई जवाब देगा आपको। क्लियर है? तो प्लीज मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अब आप इस किसी में भी मत फंसना इन सभी के चक्करों में। और अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं।
सारे डाउट जो आपके मन के थे ये क्लियर हो गए या नहीं हो गए, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। 10 मिनट हमारे आज की क्लास के जरूर गए, लेकिन ये 10 मिनट मैंने देना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि टेलीग्राम डाउट ग्रुप के माध्यम से मैं सबको एक ही बातों के अलग अलग जवाब नहीं दे सकता, लेकिन क्लास के माध्यम से दे सकता हूं, है ना। तो मैं अब इन चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे अब आप सभी को जितने भी डाउट मैंने बताए वो क्लियर हुए या नहीं हुए, ठीक है जी। चलिए एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से कंफर्मेशन देंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था प्लॉटर, और उससे पहले लिखा गया है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। यानी कि समय एक ऐसी चीज है जिस व्यक्ति ने इसका सही उपयोग कर लिया, सही समय पर इसकी कदर कर ली, वो सफल हो जाएगा, और जिसने नहीं की वो जिंदगी भर क्या है पछताता रहेगा। वैसे ही शिक्षा है, शिक्षा एक इतना मजबूत आपके पास हथियार है कि जिसके माध्यम से आप अपने पूरे परिवार की नींव तक को बदल सकते हो, अपने पूरे परिवार का भविष्य आप बदल सकते हो, एक अच्छा जीवन उन्हें दे सकते हो शिक्षा के जरिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियार है आपके पास, और सिर्फ दिमाग का खेल है। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाकर मेहनत कर लोगे तो सभी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं, हम बात करेंगे प्लॉटर की कि प्लॉटर क्या होता है। तो प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर ही है, लेकिन ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए होता है। तो अगर मैं बात करूं प्लॉटर का आविष्कार कब और किसने किया था, तो सन 1953 में। कब? सन 1953 में जो आपका रेमिंगटन रैंड नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने आपके प्लॉटर का आविष्कार किया था। किन्होंने? रेमिंगटन रैंड नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने प्लॉटर नाम के एक आउटपुट डिवाइस का आपका आविष्कार किया। प्लॉटर एक क्या है? तो ये एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। क्या है? ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है, ये एक हार्डवेयर है आपका। और प्लॉटर का उपयोग किया किस लिए जाता है? तो ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हमारा, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, वह प्रिंटर की तरह ही यह भी सदैव हार्ड कॉपी आउटपुट ही प्रदान करता है। यानी कि जो प्लॉटर है हमारा, ये एक प्रकार का क्या है? जो प्लॉटर है हमारा, ये एक प्रकार का प्रिंटर है, ये एक प्रकार का प्रिंटर ही है। और जैसे प्रिंटर हमेशा हार्ड कॉपी प्रदान करता है, वैसे ही प्लॉटर भी हमेशा हार्ड कॉपी ही प्रिंट प्रदान करेगा, क्योंकि प्लॉटर एक प्रकार का बड़ा प्रिंटर है जो बड़ी बड़ी आपके बैनर हो गई, उन सभी चीजों को प्रिंट करने के काम में आता है। क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लॉटर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा प्लॉटर का एक प्रकार नहीं है, है ना। तो ड्रम प्लॉटर एक प्लॉटर का प्रकार है, फ्लैट बेड प्लॉटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर होता है आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, और एक होता है आपका इंक जेट प्लॉटर, एक होता है आपका कटिंग प्लॉटर। कौन सा? एक होता है आपका कटिंग प्लॉटर। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ प्लॉटर्स के नाम हो गए। और वर्तमान के समय में जो प्लॉटर यूज हो रहे हैं उसमें स्लाइडर रोलर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में जो आपके प्लॉटर प्रयोग हो रहे हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें स्लाइडर रोलर का उपयोग किया जाता है। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यदि आप देखेंगे तो प्लॉटर का प्रयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे सर वेक्टर ग्राफिक्स क्या चीज होती है? तो ग्राफिक्स यानी कि जैसे आपने कोई बैनर बनाया है ना, या आप अपने फोटो को सुंदर करा लेते हो, तो वो चीजें ग्राफिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं आपकी। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है? तो ग्राफिक्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है रास्टर, एक होती है वेक्टर। रास्टर यानी कि धुंधली, वेक्टर यानी कि एकदम साफ, एकदम चमकती हुई। सीन 2 लगाओ, देखेंगे आप यहां पर, चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे आप यहां पर, देखो वेक्टर ये है और रास्टर ये है, जो एकदम 3D प्रिंटिंग जैसा दिखाई दे रहा है। ये आपका धुंधला धुंधला सा है, ये एकदम क्लियर है। तो जो एकदम साफ, एकदम बिना फटी हुई जो आपकी क्या होती हैं, बड़ी बड़ी हमारी इमेजेस होती हैं, बड़े बड़े बैनर होते हैं, उन्हें बिना फटे हुए प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग आपका किया जाता है, ठीक है जी। तो प्रिंट करने व बड़े आकार के प्रिंटिंग, जैसे कि बड़े बड़े बैनर,
कोई पोस्टर, नक्शे व 3D प्रिंटिंग के लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आप जब कभी मूवी देखने जाओ, है ना, आप यदि कभी मूवी देखने जाएं तो जहां हम मूवी देखने जाते हैं, जिस थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं, वहां बहुत बहुत बड़ा उस मूवी का बैनर लगा होगा, जिसमें इतना बड़ा शाहरुख खान, सलमान खान या हीरो हीरोइन के यानी कि एक्टर एक्ट्रेस के फोटो होते हैं उसमें आपके, है ना, कार होगी कोई बहुत बड़ी, और वो फोटो एकदम साफ होगा, फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो किसके माध्यम से बनेगा? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कोई मूवी, अब तो नहीं लगते, जब पहले शहर में कोई मूवी रिलीज होती थी तो उसके बैनर दीवारों, उसके पोस्टर दीवारों पे लगाए जाते थे। तो वो किससे प्रिंट होगा आपका? वो प्लॉटर से प्रिंट होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे शहर में मान लीजिए माननीय मोदी जी आए, है ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, तो बहुत बड़ा बैनर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पर, है ना, आपके क्या है कि इनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं, है कि होली की बहुत बहुत ढेर सारी की शुभकामनाएं, कि ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जो ये बड़े बड़े बैनर होते हैं, किससे बनते हैं, किससे प्रिंट होते हैं? प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। जब आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, जब आप ऑल इंडिया रैंक 1 यदि आप में से कोई लेकर के आता है, तो उसके शहर में उसका पोस्टर लगेगा कि फलाने की लड़की ने, कि फलाने के लड़के ने किया शहर का नाम रोशन। तो वो जो पोस्टर बनेगा बड़ा सा, किससे प्रिंट होगा? वो प्लॉटर से प्रिंट होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि वहां पर जो इंजीनियर है वो येलो कलर की आपका हेलमेट पहन करके, और एक ऐसे टेबल पर बहुत बड़ा नक्शा रखा होता है, और उस नक्शे को देख करके उस नक्शे में कुछ काम कर रहे होते हैं। तो वो जो बहुत बड़ा नक्शा है आपका, वो किससे प्रिंट हुआ होगा? वो प्लॉटर से प्रिंट हुआ होगा। तो एक बार बताएंगे मुझे कि आपकी दिमाग में इमेज क्लियर हुई या नहीं हुई कि प्लॉटर का प्रयोग कब और किस लिए किया जाता है, और प्लॉटर क्या है, बताओ। ठीक है, बताएंगे एक बार। क्या इतनी सभी बातें आपको समझ में आई कि प्लॉटर कहां यूज किया जा रहा है, किस लिए यूज किया जाता है? ठीक है, चले एक बार कंफर्म करेंगे, जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई या नहीं आई। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होंगी। इतने सारे उदाहरण, इतने सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कि जरूर आ गई होंगी। मॉक टेस्ट यूट्यूब पर होगा या ऐप पर, भैया मुझे नहीं पता। भाई मेरे मॉक टेस्ट ऐप पर ही होते हैं, यूट्यूब पर कैसे हो सकते हैं, बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि चित्र, नक्शे, कंस्ट्रक्शन के प्लान्स, बैनर, मैकेनिकल वस्तुओं का ब्लूप्रिंट, कैड कैम आदि के लिए करते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई कार बनी, है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे टार्जन मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो टार्जन मूवी में उस कार को बनाने से पहले उस कार का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। तो वो जो बड़ा सा ब्लूप्रिंट है, किससे प्रिंट होगा? आपका प्लॉटर से आपका प्रिंट होता है। और इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं कैड कैम आदि के लिए। तो इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है ना, इनकी फुल फॉर्म आपसे ज्यादातर पूछ लेता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, एक तो कि कैड कैम का संबंध किस मशीन से होता है। तो जो कैड और कैम है इसका संबंध प्लॉटर से होता है। और कैड की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। और कैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। कैड कैम का संबंध किससे है? प्लॉटर से है, याद रखिएगा। कैड की फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैम की फुल फॉर्म क्या होगी? तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हमारी यहां पर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। इसके बाद अगर हम देखें कि उच्च स्तरीय ग्राफिकल प्रिंटिंग के लिए यूज प्लॉटर होते तो काफी ज्यादा प्रकार के हैं, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो छोटी प्रिंटिंग करने के लिए होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। और एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर जो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग के लिए, बड़े बड़े बैनर आदि को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर एक बात बताओ, आपने कह दिया कि जो बैनर लगे होते हैं हाईवे पर इतने बड़े बड़े, वो बैनर प्लॉटर से बनते हैं, तो क्या इतना बड़ा प्लॉटर आता होगा? क्या इतना बड़ा प्लॉटर आता होगा? तो मैं कहूंगा नहीं। होता है क्या है कि उस प्लॉटर को जो प्रिंट करे जाते हैं ना, उन्हें
वो छोटे छोटे भागों में किया जाता है और फिर उन्हें इस तरह से चिपकाया जाता है कि आपको वो जॉइंट दिखाई नहीं देता और तब जाकर के वो इतना बड़ा प्लॉटर आपका बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका यहां पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक, जो हमारा पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। और अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में, है ना। यहां पर हमारा इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस जो थी, इनके बारे में हमने बहुत ही खूबसूरत तरह से पूरे चैप्टर को कर लिया है खत्म। तो यदि आपको ये सभी चीजें समझ में आ चुकी हैं तो आप मुझे प्लीज कंफर्म करके बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम यहाँ पर जानेंगे किसके बारे में, पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है जी, चलिए, क्लियर है? बताएं एक बार जल्दी से, सभी दोस्त मुझे कंफर्म करके बताएंगे। वेरी गुड, एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। वेरी गुड, ठीक है जी। अब हम यहां पर बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर की, कि पेरिफेरल डिवाइस होती कौन सी है। तो देखो, पेरिफेरल डिवाइस में हमें कोई डिवाइस अलग से नहीं पढ़नी होती। पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही आती हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर होता क्या है पेरिफेरल हमारा। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि वह डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर से अंदरी या बाहरी तौर पर अलग से जोड़ी गई होती हैं, वो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। बिल्कुल साधारण सी भाषा, हर वह डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर से बाहरी तौर पर या आंतरिक तौर पर अलग से जोड़ी गई हैं, वे आपकी पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। आप कहेंगे भैया हमारा प्रिंटर है, अलग से जोड़ा जा रहा है तार लगा करके, क्या है आपका, पेरिफेरल है। कैसा पेरिफेरल है, आउटपुट पेरिफेरल है। माउस अलग से लगा रहे हो अपने कंप्यूटर में, जी हां अलग से लगा रहे हैं, माउस पेरिफेरल है। कैसा पेरिफेरल है, इनपुट पेरिफेरल है। स्पीकर अलग से लगा रहे हो, कैसा पेरिफेरल है, आउटपुट पेरिफेरल है। कीबोर्ड अलग से लगा रहे हो, कैसा पेरिफेरल है, इनपुट पेरिफेरल है। क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि पेरिफेरल डिवाइसेस एक कंप्यूटर डिवाइस होती हैं, जैसे कि कोई कीबोर्ड हुआ या कोई स्कैनर हुआ। ये डिवाइसेस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, ये कंप्यूटर की सहायक ऑक्सिलरी डिवाइस होती हैं। एसी बंद। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस, तो वह डिवाइस जो कंप्यूटर का हिस्सा तो नहीं है। कंप्यूटर यानी कि ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है, बिना इनके भी कंप्यूटर चल सकता है, इन्हें अलग से जोड़ दिया जाता है, वे होती हैं हमारी। ये डिवाइसेस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, ये कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर को सहायता करती हैं काम करने में। ठीक है, चले, तो परिधीय उपकरण यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस गैर आवश्यक हार्डवेयर घटक हैं जो आमतौर पर सिस्टम से बाहरी रूप से जुड़े होते हैं। यानी कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है, मैंडेटरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है। ये एक हार्डवेयर होते हैं, नॉन इसेंशियल हार्डवेयर होते हैं जो कि जरूरी नहीं है, और जो आमतौर पर ज्यादातर ये सिस्टम से बाहरी तौर पर आपके जुड़े होते हैं। बाहरी तौर पर कौन कौन सी डिवाइस जुड़ती है, मॉनिटर जुड़ता है, कीबोर्ड जुड़ता है, माउस जुड़ता है, स्कैनर जुड़ता है, जॉयस्टिक जुड़ती है, प्लॉटर जुड़ता है, प्रिंटर जुड़ता है। जितने भी इनपुट आउटपुट पड़े वो सब पेरिफेरल हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट पड़े वो सब जुड़ रहे हैं बाहर से, तो वो सभी के सभी क्या है, आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। यहां पर देखो उदाहरण भी दिया है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्पीकर, वेबकैम, प्रिंटर। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस भी पेरिफेरल होती हैं और इनपुट डिवाइसेस भी पेरिफेरल होती हैं। ठीक है,
चलेंगे। इसके बाद यदि मैं और आसान भाषा में समझाना चाहूं, लिखना चाहें लिखेंगे, नहीं लिखना चाहें मत लिखना, लेकिन समझाने के लिए है आपको कि एक पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट का कार्य प्रदान करते हैं और इनमें कंप्यूटिंग करने की क्षमता नहीं होती। यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइस हैं वो अकेले कोई काम नहीं कर सकते, उनका खुद में कोई भी वजूद नहीं है। मान लो मैंने एक कीबोर्ड यहां पे लाके रख दिया और उसका तार ऐसे ही टांग दिया, तो क्या वो कीबोर्ड कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसे काम करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सीपीयू की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सिर्फ माउस का कोई काम है? यानी कि वे डिवाइसेस जो खुद अकेले कोई काम नहीं कर सकती, वे क्या है? पेरिफेरल, कि इनमें कंप्यूटिंग करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन कंप्यूटिंग की क्षमता ना होने के बावजूद भी ये कंप्यूटर की सहायक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि इनमें आपका कंप्यूटर की सहायता, मतलब इनमें कंप्यूटिंग की क्षमता ना होने के बावजूद भी यदि ये कंप्यूटर को और अच्छी तरह से, बेहतर तरह से काम करने में मदद करते हैं, वे हमारे पेरिफेरल हैं। ठीक है, करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कई इनपुट इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं। यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इन्हें जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के आपके क्या है, यहां पर पीछे डिवाइसेस होती हैं, जैसे यूएसबी होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के पोर्ट होते हैं, जैसे कि आपका, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए COM, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, सीरियल पोर्ट आदि। यानी कि जब आप माउस को लगाते हैं तो USB पोर्ट में लगाते हैं, तो उसके लिए ये बात आपसे यहां पर कही गई। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। वेरी गुड, ठीक है। अब अगर हम बात करें, पहले मुझे कंफर्म कर दें यहां तक की चीजें क्लियर हैं या नहीं, बताएंगे। बताएंगे एक बार, यहां तक की बातें क्लियर हैं आप सभी को या नहीं? हर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में मैं आपसे इसलिए पूछता हूं बात क्लियर है या नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। उन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है कोई भी चीज जिनका हाथ कीबोर्ड पर ही रहेगा, जो सिर्फ टाइपिंग करते रहते हैं। नहीं, आप क्लास को, यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, मैं ये बातें रोज रोज आपको नहीं बताऊंगा। एक बात सोचिए कि मैं क्यों ही बताऊं, मैं क्यों आपको बार बार किसी भी चीज को समझाऊं? सीटें लिमिटेड हैं, जिसे सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। आपको कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा इस दुनिया में। आपको चाहे कितना भी अपना समय बर्बाद करना हो कर लेना, लेकिन मैं आपको एक बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, एक दोस्त के नाते समझा रहा हूं। तो प्लीज उस बात को समझो कि इस तरह से सिलेक्शन नहीं होते हैं जैसे आप लेना चाहते हो। आपका कोई भी डाउट है, आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ फोन को ऐसे करके देखनी ही नहीं है क्लास, आपको क्लास लगानी है लैंडस्केप फॉर्म में इस प्रकार से और दूर रख देनी है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उससे ही पढ़ना है। उसके अलावा कोई भी आपके मन में विचार आना ही नहीं चाहिए। यदि आता है तो आप अपने सिलेक्शन से लगातार दूर जा रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात को दोबारा नहीं बताने वाला, जैसा मन करे वैसे आप क्लास लेना। चलिए, अब अगर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, तो बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन दो प्रकार से होती हैं, एक स्थापना के आधार पर और एक फंक्शन के आधार पर। स्थापना के आधार पर कौन सी होती हैं? तो स्थापना के आधार पर वे होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में अंदर की ओर जुड़ती हैं। यानी कि वे पेरिफेरल डिवाइसेस जो आंतरिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़ी होती हैं, आंतरिक पेरिफेरल कहलाती हैं। इंटरनल का तो मतलब ही यही हुआ ना आपका, कि अंदर की ओर से। जैसे कि CD DVD रोम हो गई आपकी, आंतरिक मॉडेम हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो गई, जो हमारे सीपीयू के अंदर जोड़ी जा रही है ना, जो हमारे सीपीयू के अंदर जोड़ी जा रही हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरनल पेरिफेरल। और जो सीपीयू में बाहर से जोड़ी जा रही हैं वो कहलाती हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल, वो कहलाती हैं आपकी एक्सटर्नल पेरिफेरल।
तो वे पेरिफेरल डिवाइस जो बाहरी रूप से कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित या जुड़ी होती हैं बाहरी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, जैसे कि हार्ड डिस्क, जैसे कि प्रिंटर, जैसे कि प्रोजेक्टर, जैसे कि स्पीकर, जैसे कि कोई भी उदाहरण जो भी मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ाई। बात क्लियर है? इंटरनल पेरिफेरल जो कंप्यूटर जो सीपीयू के अंदर जुड़ रहे हैं, आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल जो सीपीयू में बाहर से जुड़ रहे हैं। अब इतनी बात तो आप जानते हो कि कौन कौन सी आपकी डिवाइसेस बाहर से जुड़ती हैं और कौन कौन सी अंदर से जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्लियर हुई। इसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनल पेरिफेरल कौन से हैं आपके। तो जैसे हमारा यहाँ पर सीडी डीवीडी राइडर होता है, रैम रोम हो गई हमारी, हार्ड डिस्क हो गई हमारी, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? इंटरनल पेरिफेरल की। ठीक है, जबकि जो एक्सटर्नल पेरिफेरल है, यानी कि वो स्कैनर हो सकता है, वो माइक हो सकता है, वो स्पीकर हो सकता है, वो प्रिंटर हो सकता है, वो आपका माउस हो सकता है, वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, XYZ कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरल हो गए, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपसे दो और प्रकार से पेरिफेरल को पूछ लेता है कि बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर जो आपका है उसके, है ना, उसे हम यहां पर कैसे जानते हैं। फंक्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं पेरिफेरल? तो ये 2 से 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इनपुट पेरिफेरल। कौन सी? इनपुट पेरिफेरल डिवाइस। तो जिन पेरिफेरल डिवाइसेस का उपयोग कर कंप्यूटर प्रणाली में डेटा को सेंड करते हैं या सेंड किया जाता है, इन्हें इनपुट पेरिफेरल कहा जाता है। यानी कि हर वह डिवाइस जिसका प्रयोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाएगा वो इनपुट पेरिफेरल होगी। कीबोर्ड, माउस, जितने भी नाम मैंने आपको बताए ना इनपुट डिवाइस के, वो सभी इनपुट पेरिफेरल हैं। वो सभी के सभी इनपुट पेरिफेरल हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। इसके यदि आप उदाहरण देखना चाहोगे तो जितने भी नाम मैंने आपको इनपुट डिवाइस में बताए थे वो सभी के सभी यहां पर आ जाएंगे। वो सभी के सभी आपके यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो उन चीजों को मुझे यहां पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। उन चीजों को मुझे यहां पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनपुट पेरिफेरल जितनी भी इनपुट डिवाइस है ना वो सभी की सभी इनपुट पेरिफेरल है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इस डेफिनेशन को याद रखो चाहे मत रखो, कोई भी समस्या नहीं है। अब यदि मैं आपको उदाहरण देता हूं कीबोर्ड का, तो हालांकि देखो मैं आपको कीबोर्ड बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो आप इसे लिखना मत, बस समझ लो। नोट्स में मत लिखना, नोट्स में सिर्फ नाम लिख लेना कीबोर्ड। तो यह एक इनपुट डिवाइस है और उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने का सबसे बुनियादी तरीका है। यानी कि यदि कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर से बातचीत करना चाहता है तो वो इससे कीबोर्ड के जरिए कर सकता है। मैंने आपको बताया था आमतौर पर मानक कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। इसका उपयोग शॉर्टकट की के लिए किया जाता है, वह डॉस कमांड में मदद ये आपका करता है। इसके अंदर काफी सारे बटन होते हैं, तो ये सभी जानकारी आप जान चुके हो, तो इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका माउस किस लिए होता है? तो इसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। यह जटिल कीबोर्ड कमांड को याद किए बिना ऑपरेशनों को यानी कि काम को आसान बनाता है। एक रोलर माउस के नीचे गेंद लगी होती है आपकी, है ना। तो ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये भी आपको यहां पर क्या है नहीं लिखना है। ऐसे ही जॉयस्टिक हो गया आपका, ऐसे ही आपका डिजिटल कैमरा हो गया या आपका वेब कैमरा हो गया। तो जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं, माइक्रोफोन, वो सभी के सभी क्या हैं? वो सभी के सभी आपके इनपुट पेरिफेरल होते हैं। वे सभी के सभी आपके इनपुट पेरिफेरल होते हैं। ठीक है, तो जो ये यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई ये आप ऑलरेडी जानते हो, तो आपको ये नहीं लिखनी। अगर मैं आपसे वो कहूं कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के इनपुट पेरिफेरल कौन कौन से हैं, तो एक ही पेज पर कीबोर्ड, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक, वेबकैम, बारकोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन, माउस, ये सभी के सभी हमारे कंप्यूटर की इनपुट पेरिफेरल हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं आउटपुट डिवाइस की बात करता हूं, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करता हूं, तो वे पेरिफेरल डिवाइसेस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपका रिजल्ट को लेने के लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वे सभी की सभी आउटपुट पेरिफेरल कहलाती हैं। और इनके उदाहरण हैं आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर,
प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ठीक है, जीपीएस, ब्रेल रीडर आदि, है ना। तो जितने भी नाम मैंने आप सभी को बताए वो सभी के सभी आपको यहाँ पर याद रख लेंगे, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। इसके बाद मॉनिटर क्या है आपका, यह एक सबसे आम कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है, उपयोगकर्ता को इंफॉर्मेशन को देखने के लिए एक डिस्प्ले बनाता है और यह विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। इमेज की अच्छी क्वालिटी पिक्सल पर काम करता है, आप जानते हो। प्रिंटर क्या काम करता है, प्रोजेक्टर क्या काम करता है, आप जानते हो। स्पीकर क्या काम करता है, आप जानते हो। हेडसेट आपका क्या काम करता है, आप जानते हो। तो ये सभी के सभी हमारी आउटपुट पेरिफेरल हो गई। कैसी हो गई, ये सभी की सभी हमारी आउटपुट पेरिफेरल हो गई। और अब हमारा यहां पर बचता है आपका स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। कौन सा, स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। तो वह पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वे सभी की सभी स्टोरेज पेरिफेरल कहलाती हैं। यानी कि अभी हार्डवेयर में हमें एक मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ना है ना। और वो जो मेमोरी वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में आपका जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस होंगी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, वो सभी की सभी मेमोरी पेरिफेरल हो जाएंगी, या मैं कहूं स्टोरेज पेरिफेरल आपकी यहां पर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब उनके बारे में आप कब जानोगे, मेमोरी डिवाइसेस के बारे में, जब हम यहाँ पर मेमोरी का चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो वो आपकी मेमोरी पेरिफेरल हो जाएंगी। तो एक बार आप सभी मुझे बताएंगे कि क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको आज की क्लास समझ में आई, क्या आपको आज जो भी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट की, पेरिफेरल डिवाइसेस को समझा, वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड पेरिफेरल है, एप्पल कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस, एप्पल वायरलेस माउस, वेब कैमरा, है ना, जॉयस्टिक, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, पोर्ट अडेप्टर, इमेज स्कैनर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, XYZ कुछ भी, हर वह डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर से या आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, वो पेरिफेरल डिवाइस है। इसके बाद पेरिफेरल डिवाइस को दो भागों में बांटते हैं, इंटरनल पेरिफेरल और एक्सटर्नल पेरिफेरल। कीबोर्ड इंटरनल है या एक्सटर्नल है, बताओ। आप मुझे बताएंगे कि जो कीबोर्ड है हमारा, वो इंटरनल पेरिफेरल है या वो एक्सटर्नल पेरिफेरल है, बताओ। ठीक है, तो यहां से आपको एक सभी चीजें, पूरी सभी चीजें आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज हो गई होगी। है ना, आसान है। अगर मान लोगे तो आसान है ना, और अगर नहीं मानोगे तो सब चीज कठिन है। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम दो के पहाड़े को बहुत कठिन मानते थे, है ना। दो का पहाड़ा याद नहीं होता था, लेकिन क्या वो आज भी याद नहीं होता? आज वो चीज आसान है, उस समय आप उसे कठिन मानते थे तो वो कठिन थी। तो कठिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस शर्ते आपके अंदर ललक होनी चाहिए चीजों को कर जाने की, है ना। यदि आपके अंदर ललक है, यदि आपका सपना इतना मजबूत है कि वो आपको मेहनत करवाए बिना मानेगा नहीं, तभी आप कर सकते हो। अदरवाइज इस दुनिया में सपने तो दुनिया देखती है, सपने दुनिया देखती है, लेकिन क्या इस पूरी दुनिया के सपने कभी सच हुए हैं? नहीं हुए। वो बिरले ही होते हैं, वो लोग बहुत कम वो लोग होते हैं जो अपने सच को, जो अपने सपनों को सच कर पाते हैं। क्योंकि सपने सच होने के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए हर किसी के नहीं होते, क्योंकि बहुत मेहनत कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए सुबह जल्दी उठना होता है ना। इस पूरी दुनिया भर की चकाचौंध से दूर होकर के एक कमरे के अंदर, एक लाइब्रेरी के अंदर पूरा ध्यान किताबों के साथ समय बिताना होता है, जो एक बहुत कठिन टास्क है ना। आप लोगों को लगता होगा कि पढ़ाई बहुत आसान है, नहीं, पढ़ाई करना ही सबसे कठिन है। क्योंकि आप फोन को लेकर के 12 घंटे बैठ सकते हो, लेकिन आप अपनी किताब को लेकर के 12 घंटे नहीं बैठ सकते। जो चीजें हमारे भविष्य को खराब करती हैं, उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिएगा, यदि आपका कोई दोस्त आपसे ये कहता है कि भाई गाली मत दिया कर, है, या वो आपसे कहता है कि भाई ऐसा काम मत किया कर, ये अच्छी बात नहीं है, तो आप उसे पागल समझते हो। और जो तुम्हारी दोस्तों की संगति गलत होगी, वहां बड़ा मजा आएगा, हाँ ये कह रहे हैं कि चलो आज क्या है, पार्टी करते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जब भी हम पढ़ाई
कर लोगे, समय पर सिलेक्ट हो जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा। और जैसे जैसे इस तैयारी का स्तर ऊंचा होता चला जाएगा, जैसे जैसे समय दूर होता चला जाएगा, आप 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, वैसे वैसे नौकरी मिलने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। क्योंकि आपको आपके अंदर से ही एक हीन भावना सी आने लगेगी कि मैं घर वालों से कब तक पैसा मांगूंगा, मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास करी और तुरंत नौकरी ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि वो ज्यादा डाइवर्ट नहीं हुए। ठीक है, चलो, है ना? तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझें और प्रयोग में लाएं इन चीजों को। बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी हमारे क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट ऐसा दे देता हूं जहां से आपको सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है ना? देखो, कल कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर जो टच स्क्रीन है वो इनपुट है या आउटपुट है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है कि टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है तो आप दोनों टिक करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं आता, आपसे पूछा गया है जो आपकी टच स्क्रीन है वो इनपुट है, आउटपुट है या आपकी मेमोरी है या इनमें से कोई नहीं, तो आप इनपुट डिवाइस ही टिक करेंगे। यदि ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि इनपुट भी है आउटपुट भी है, तब आप टच स्क्रीन में उसके साथ जा सकते हैं। अब मैंने जो भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया उसे एक जगह पर करके आपको दे दिया है। क्या? कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेब कैमरा, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर, जितने भी नाम इस ऑरेंज में दिए गए हैं ये सभी के सभी इनपुट हैं। जितने भी नाम यहाँ पर स्काई ब्लू में दिए गए हैं ये सभी के सभी आउटपुट हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, जीपीएस, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर आदि। और जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, है ना, जैसे कि फैक्स मशीन हो गई आपकी, टच स्क्रीन डिवाइस हो गई आपकी, है ना, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे होते हैं आपके बोथ, यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों। ऐसे ही स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, कीबोर्ड, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, एमआईसीआर, ओसीआर, सभी के सभी क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर, हेडफोन, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन आपके हेडफोन और हेडसेट में अंतर है। आप लोगों को लगता होगा, देखो, एक तो होता है हेडफोन, हेडफोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम गाने सुनते हैं, है ना, जिसमें सिर्फ आवाज आती है जाती नहीं है, वो आउटपुट है। लेकिन जो हेडसेट है जिसमें आवाज आती भी है और आप यहां से बोल भी पाते हो, हेलो हेलो आवाज आ रही है, मम्मी लेटी है बगल में, है तो ये जो आपका होता है जिसमें आप बात भी कर पाते हैं और आवाज आती भी है, वो आपका आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। एटीएम है जी, एटीएम। अब एटीएम इनपुट है या आउटपुट है, आप खुद से सोच करके देखो, है ना। हमने यहाँ पर इसकी इतनी क्लासेस इस वजह से ली हैं कि आप ये खुद से डिसाइड कर पाओ कि आप ये इनपुट है या आउटपुट है। अब एटीएम है आपका, है ना, तो एटीएम में प्रिंट होती है आपकी स्लिप, तो इसके अंदर प्रिंटर भी लगा है, यस और नो। आपके सामने एक मॉनिटर जैसी स्क्रीन भी लगी है, यस और नो, बिल्कुल। इसमें कीबोर्ड भी लगा है ना, कीबोर्ड भी लगा है, टच भी लगा होता है आपका, इसमें टच भी होती है आपकी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को लगाते हो, पैसे निकल के भी आते हैं, जमा भी करते हैं। प्रिंटर और स्क्रीन कैसी है? आउटपुट। कीबोर्ड और टच कैसी है? आपकी इनपुट। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये है कि जो हमारा एटीएम है ये इनपुट आउटपुट दोनों का ही क्या है? जो हमारा इनपुट आउटपुट दोनों का ही एक मेल होता है, क्या? एटीएम, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो एटीएम हुआ, फोन हुआ, इनपुट भी है आउटपुट भी है, सभी चीजों के मिलन से मिलजुल करके डिवाइसेस तैयार होती हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको बेहद अच्छी लगी होगी और सभी चीजें आपको आपकी उंगलियों पर ही क्या है, रिवाइज हो गई होंगी, तैयार हो गई होंगी। बहुत ज्यादा चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं। अगर मैं आज की क्लास को 1 मिनट में रिवाइज कराऊं तो क्या है, आपका प्लॉटर एक हाई क्वालिटी की जो प्रिंटिंग होती है, जो बड़े बड़े बैनर आदि होते हैं, उन्हें प्रिंट करने के लिए क्या होता है आपका, उन्हें प्रिंट करने के लिए होता है आपका प्लॉटर। इसके बाद पेरिफेरल डिवाइस, तो हर वह डिवाइस जो आंतरिक या बाहरी रूप से कंप्यूटर से जुड़ी है वो पेरिफेरल है। 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल यानी कि अंदर से जुड़ने वाली रैम रोम ईटीसी, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर से जुड़ने वाली, यानी कि कीबोर्ड माउस जितनी भी बाहर से जुड़ती है वो हो गई। इसके बाद जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं वो सभी की सभी पेरिफेरल हैं।
इनपुट पेरिफेरल, जितनी भी आउटपुट डिवाइस हैं वो सभी की सभी आउटपुट पेरिफेरल हैं, और जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस हैं वो सभी की सभी मेमोरी पेरिफेरल आपकी होती हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी, वेरी गुड। ओके देखो भाई, इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा सकते, चाहे वो क्लास हो या अपने जो मैंने आपको पर्सनल कुछ बातें समझाई वो हो। समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज बेरोजगार तो घूम ही रहे हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आपका कल जो आपका चैप्टर शुरू होगा वो होगा मेमोरी डिवाइसेस का, और वो चैप्टर होता हार्डवेयर के अंदर ही है, क्योंकि सभी मेमोरी डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। लेकिन हम उसका एक अलग से फोल्डर बनवा देंगे, क्योंकि एक ही फोल्डर में बहुत सारी क्लासेस हो जाना आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि कितनी सारी क्लासेस हैं, इसलिए। ठीक है, तो और उम्मीद करता हूँ आज मैंने आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट लिए, लेकिन मैं कल से आप लोगों के कोई भी फालतू के कमेंट नहीं लूँगा। आप सभी मुझसे वादा कीजिएगा कि आप सभी जब क्लास लिया करेंगे, ना ही सिर्फ कंप्यूटर की, किसी भी सब्जेक्ट की, अपने फ़ोन को लैंडस्केप फॉर्म में रखो और तब क्लास को लो। जब जब टीचर आपसे कहे समझ में आ गया, 1 मिनट के लिए उठाया, एक यस लिख दिया और वापस रख दिया। ऐसा नहीं है कि आपको 10 बार यस लिखना है, नहीं, एक बार रखो, लिख दो, रख दो फोन, फिर से पूरी क्लास देखो और आपको क्लास कैसी लगी ये सभी बातें आप मुझे बता सकते हो। कहाँ पर? टेलीग्राम डाउट ग्रुप में रात में 8 से 10 जब ग्रुप ओपन होता है तब। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।